विचारात्मक स्थिरता और निर्णयात्मक शक्ति ही व्यक्ति को महान बनाती है. So, hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 7 chapter number 10 18th century political formation अर्थात 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन पार्ट 2. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का पार्ट 1 कवर किया था. तो हमने पार्ट 1 में मुगल साम्राज्य और उसके पतन के कारण को देखा था. फिर हम लोगों ने नए नए जो राज्य थे उनके उदय को देखा था. ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वहां पर पहली वीडियो को देख सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो हैदराबाद अब देखते हैं. तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां, तो आसफ जहां का ये भी नाम पूछा जा सकता है कि आसफ जहां का पूरा नाम क्या है. तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां इनका नाम है. 1724 से लेकर 1748 तक इन्होंने शासन किया, जिन्हें हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी. देखिए, तो इसका संस्थापक भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे. तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां. ऑलराइट, तो मुगल बादशाह फरूका सैयर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था. इसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था. 1720 से लेकर 1720 के मध्यम में दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था. जिसके बाद दक्कन में होने वाले उपद्रवों में मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया. आसफ जहां ने अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासनों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिणी में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे. उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीर प्रदान की. हालांकि वह अभी भी मुगल साम्राज्य का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था. न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली में उसका कामकाज कोई करता था. तो देखिए, जो ये एक तरीके से निजाम उल मुल्क आसफ जहां था, तो एक तरीके से पूर्णतः अपना ही शासन चलाया करता था, किसी से कोई भी सलाह या एडवाइस नहीं लेता था. ऑलराइट, फिर हैदराबाद राष्ट्र पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था. पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था और फिर उन पर महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई. तो जैसा कि हम लोगों ने मुगल साम्राज्य में भी देखा था कि किस तरह से जो मुगल साम्राज्य का था वो पतन हो गया था. फिर धीरे धीरे से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई थी तो उसने भी एक तरीके से राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था और फिर अपना पूरी तरीके से शासन उन्होंने जमाना शुरू कर दिया था. ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. अब देखते हैं निजाम की फौज. तो हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन 1790 से किया गया था. तो निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी और उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे. यह अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है. तो देखिए, तो उस समय जो निजाम की फौज थी, तो ये मान लीजिए कि 400 हाथियों की उस समय उसके पास सवारी थी और कई हजार घुड़सवार सैनिक उसके पास थे और उनको जो वेतन दिया करता था तो 100 रुपए के आसपास वो उस समय वेतन दिया करता था. तो आप मान सकते हैं कि काफी अच्छा उस समय ये वेतन दिया करता था. और 400 हाथी और कई हजार घुड़सवार, यानी कि एक तरीके से कुशल सेना का वो जो था एक तरीके से मालिक था उस समय. ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं अवध. तो बुरहान उल मुल्क शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था. तो देखिए, काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में कि 1722 में अवध का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था. तो बुरहान उल मुल्क शहादत खां को. ऑलराइट, तो ये मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर, यानी कि अलग अलग विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था. तो अवध एक समृद्ध सालों प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी पर से होकर जाता था. ऑलराइट, तो बुरहान उल मुल्क ने भी अपनी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे
के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता ये बन गया था। तो देखिए, जब इसे अवध का, ये मान लीजिए 1722 में जब इसे अवध के लिए सूबेदार नियुक्त किया गया, तो एक तरीके से ये एक समृद्धशाली प्रदेश था उस समय अवध। तो फिर उसने एक तरीके से मान लीजिए फौजदारी और अपनी उस समय हथियाने शुरू कर दी थी, मतलब अपनी जमानी उसने शुरू कर दी थी, सॉरी। तो राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता ये बन गया था उस समय। अब देखते हैं, तो बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी कि जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे जब पतन हो रहा था, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उस समय इस तरीके से कटौती कर दी। तो फिर जागीरदारों की संख्या में कटौती करने के बाद उसने जागीरों के आकर में कटौती कर दी। फिर और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया और उसने राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। तो देखिए, तो आप ये बुरहान उल मुल्क का चित्र देख पा ही रहे होंगे। तो देखिए, तो इसने क्या किया, जैसे कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, उस समय हुआ क्या था कि जो कुछ उनके सैनिक और जागीरदार थे, यानी कि जो उनसे कर वसूला करते थे, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से जो थे वो भ्रष्टाचारी हो गए थे कि भ्रष्टाचार को उस समय जो था वो बढ़ावा मिलता गया। तो भ्रष्टाचार के चलते ही जो था मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे से पतन होता गया था। परंतु इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को देखते हुए कुछ सुधार लाने की कोशिश की, जो आपको मैंने बताया कि अवध भूमि पर किस किस तरीके से इन्होंने सुधार लाने की जो थी ये कोशिश की। अब देखते हैं बंगाल। तो मुर्शिद अली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे। तो क्या थे मुर्शिद कुली खान? तो बंगाल के नायाब थे, ऑलराइट, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा और फिर बाद में बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से जुड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। फिर परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने महाजनपद और जन महाजन और इसी तरीके से जनपद और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरीके से महाजनों यानी कि एक तरीके से एक काफी बड़ा एरिया जिसमें ये मान लीजिए कि कई लाख और कई करोड़ों के हिसाब से जनसंख्याएं रहती हो, तो उसे महाजन कहा जाता था, ऑलराइट। तथा साहूकार से उस समय उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदार को बेचनी पड़ती थी। तो देखिए, राजस्व का किस तरीके से था उस समय, जब मतलब एक तरीके से मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में जब बंगाल था, तो उस समय राजस्व देने के प्रति मतलब इतने ज़्यादा वे सतर्क थे, यानी कि राजस्व लेने के लिए। तो काफ़ी बार कई किसानों को अपनी जमीन या तो साहूकारों को बेचनी होती थी और या बड़े बड़े जमींदारों को। तो इस तरीके से, तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी में यानी कि 18th सेंचुरी में बंगाल के एक क्षेत्र जो था वो राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। फिर राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खान के शासनकाल में 1740 से लेकर 1756 में बंगाल से भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसने शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। तो देखिए, उस समय जो साहूकार थे, उस समय साहूकारों की जो स्थिति थी एक तरीके से काफी ज्यादा जो थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। परंतु जो जमींदार थे जिनको कर देना होता था, तो उनकी जो स्थिति थी एक तरीके से वो प्रतिदिन जो थी एक तरीके से घटती ही जा रही थी, ऑलराइट। तो देखिए, तो अलवर्दी खान का ये दरबार है जो आप देख पा रहे होंगे।
अब देखिए तो किस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। यदि हम इन राज्यों में अभिलक्षण पर विगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, तो मुगल साम्राज्य में हम ये पहले पढ़ ही चुके हैं, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशिष्ट जो जागीरदार व्यवस्था को अंततः संग्रह की दृष्टि से देखते थे। दूसरा, उन्हें कर प्राप्त करने के तरीकों से मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए यानी कि कर को इकट्ठा करने के लिए वे राज्य और अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। तो उस समय मतलब वो अपने अधिकारियों को नहीं छोड़ते थे इसी काम के लिए, यानी कि राजस्व संग्रह करने के लिए। तो उन्होंने इस काम का जो ठेका था, एक तरीके से वो ठेका दिया करते थे हैदराबाद, अवध और बंगाल का। तो देखिए तो क्या होता था, तो इजारेदारी की प्रथा जो थी उस समय मुगल द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई। 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी में समस्त भारत में फैल गई थी ये जो प्रथा चली थी, यानी कि ठेके वाली। तो तथापि देहांत के उसके प्रभाव के क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। तो इन सभी क्षेत्रीय राज्य में तीसरा सामान्य लक्षण यह भी था कि उन्हें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने के लिए इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उन्हीं की जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। फिर उस समय इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकार और महाजनों की एक इस नई राजनीति व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, जब मतलब एक तरीके से बंगाल में यानी कि मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में जब ये सारा काम चल रहा था, फिर अलवर्दी खान का जो अलवर्दी खान हुए थे, तो अलवर्दी खान ने इस तरीके के मतलब अपने सरकारी कर्मचारियों को हटाकर उसने एक तरीके से ठेके को देना शुरू किया था। और वो जो ठेकेदार थे तो एक तरीके से वो जमीन को साहूकारों के पास जो थे वो एक तरीके से गिरवी रख दिया करते थे। तो साहूकारों की जो एक उस समय स्थिति हो गई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। ऑलराइट, तो अब देखिए राजपूतों की वतन जागीरी। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो राजपूतों के अधिकतम हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं तो राजस्थान में मिलते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से जोधपुर जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। तो अब देखिए, तो बदले में उन्हें अपनी वेतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर उन्हें नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार में जो थी एक तरीके से गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। तो एक तरीके से अब राजनीति का भी उस समय जन्म होने लगा था। तो जैसा कि हमने जब 7th क्लास के NCERT सीरीज को चालू किया था तो हम पहले ही बताया था कि इसमें हम राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को देखेंगे। तो देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक इसमें परिवर्तन देखने को मिल रही है, आर्थिक इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और सांस्कृतिक भी परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखिए, तो इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों को और सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, तो देखिए उस समय कौन थे, राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं ने इन पदों का जो था नवीनीकरण कर दिया, तो इन्हें बदल दिया। तो एक तरीके से तो उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस में शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था, फिर परंतु दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी और 1740 में दशक में राजस्थान के मराठों में अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिसके उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो देखिए, तो काफ़ी बार ये युद्धों से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने एक शब्द देखा
कि सवाई राजा ने जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी जो थी वो स्थापित की थी और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। फिर 1740 के दशक में राजस्थान ने मराठाओं के लिए, तो देखिए, तो किसने राजधानी जो थी यानी कि वो जयपुर की थी, तो जयसिंह ने। ऑलराइट, तो काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं, तो कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराज्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपना निर्णय दृढ़ रहे। तो आप देख ही सकते हैं कि वो किसी भी इनके झांसे में नहीं आए और उन्होंने इस चीज का डटकर विरोध किया। तो देखिए, तो कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नहर, महले, मंदिर, व्यापक केंद्र, जल संग्रह और संरचनाएं व अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कि कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये नदियों के किनारे इस तरीके की किलाबंदी करते हुए किलों के निर्माण काफी कराए होते थे। ऑलराइट, अब देखते हैं जयपुर के राजा जयसिंह। तो 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। तो देखिए, तो राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। तो 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, फिर 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, और उनके पास मिसाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से होकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो देखिए, तो जयपुर में जंतर मंतर, तो काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। ऑलराइट, अब देखिए, तो अंबेडकर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो देखिए, तो कहाँ पर ये जंतर मंतर स्थापित किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। तो कुल मिलाकर उस समय राजा जयसिंह के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। तो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि जंतर मंतर का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जयसिंह के द्वारा। और ये कहाँ के राजा थे, तो तो ये कहाँ के राजा थे, जयपुर के। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में स्थित है। तो आप ये किला देख ही पा रहे होंगे, तो किस तरीके से ये पूरी की पूरी इसकी किलेबंदी की गई है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आजादी हासिल करना, तो देखिए सिख, तो सिखों के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। तो देखिए, तो हमने 8वें अपने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो थे सिखों ने अपने धर्मों के जो थे एक तरीके से उन्होंने अपने विस्तार किए और फिर धीरे धीरे से वो राजनीतिक समुदाय में गठित हुए थे। तो इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला था। फिर गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो थी वो मृत्यु कब हुई, तो 1708 में हुई थी। उन्हें बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन के सार्वभौम बताया। तो सतलुज और यमुना नदी के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। तो देखिए, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंदा बहादुर को कब बंदी बनाया गया था, तो 1715 में, और उसे 1716 में मार दिया गया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है और काफी छोटे क्वेश्चन है, अधिकतम ये नहीं पूछे जाते, परंतु अगर पूछ लिए जाए तो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बंदा बहादुर को बंदी कब बनाया गया था, तो 1715 में, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1716 में इसे मार दिया गया था, यानी कि इसकी हत्या कर दी गई थी। तो फिर 18वीं शताब्दी में
अर्थात 18 सेंचुरी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो देखिए किन किन उसमें संगठित किया, तो जत्थों और मिसलों में इन्होंने संगठित किया। इन्हें जत्थों और मिसलों का संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी तो वह क्या कहलाती थी, तो दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की। तो किस चीज की व्यवस्था की स्थापना की थी, तो राखी व्यवस्था की इन्होंने स्थापना की। तो देखिए जिसके अंतर्गत किसानों ने अपनी उपजाऊ का 20% कर के रूप में लेकर क्या किया, बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो राखी जो थी एक तरीके से कर व्यवस्था थी। तो राखी व्यवस्था एक तरीके से किसानों से वो 20% लेते थे और उनका संरक्षण किया करते थे इस तरीके से। तो अब देखिए, तो चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब ये देखिए महाराणा रणजीत सिंह की तलवार, तो जो कि आज भी जोधपुर म्यूजियम में स्थित है। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। फिर उसके शासनकाल में अपने भाग्य यानी कि राज करीसा खालसा अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार में अपने कब्जों में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। तो देखिए किस किस तरीके से इन्होंने अपने संगठन बनाए और किस किस तरीके से इन्होंने किसानों के लिए एक व्यवस्था की थी। यानी कि उस समय किसानों से 20% का जो है एक राजस्व प्राप्त किया करते थे और उसके बदले में वो उन्हें एक तरीके से संरक्षण भी प्राप्त किया करते थे। फिर 18वीं शताब्दी अर्थात 18th सेंचुरी के अंत में अंतिम भाग में सिखों इलाके यानी कि सिंधु से यमुना तक फैलते हुए तथापि विभिन्न शासकों में बढ़ते हुए थे। इनमें से कुछ शासक महाराणा रणजीत सिंह के विभिन्न सिख समूहों में से फिर भी एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना। तो देखिए काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाहौर को कब राजधानी बनाया गया था। तो 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिखों के समूह को एकता कायम करने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया था। ऑलराइट, तो ये देखिए, तो शिवाजी का रूप चित्र है ये। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य और उसके उदय की शुरुआत हुई, जिसके अंततः में मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म जो था वो 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। तो देखिए, तो शाहजी और जीजाबाई इनके माता पिता का नाम था और 1630 में इनका जन्म हुआ था। तो काफी बार कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अपने अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे से उन्हें मवाला पठारों व अविवादित मुखिया बना दिया गया, जिसमें उनके क्षेत्र विस्तार व उसके पंथ प्रशस्त किया। और बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उन्होंने जो किया खिलाफ उनके कारनामों के उनके विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। और वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला बुद्ध कला व प्रयोग करते थे। तो कौन कौन सी कलाओं का प्रयोग करते थे? गुरिल्ला और बुद्ध कला का वो उस समय प्रयोग करते थे। तो चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। राइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट 2 खत्म होता है। तो कल की जो वीडियो रहने वाली है, तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मराठाओं के बारे में पढ़ते हुए एक जाटों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद
हम फ्रांसीसी क्रांतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जो है वो वर्णन करेंगे। और उसके बाद हम NCERT 6 और NCERT 7 से जुड़े जो यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।